हेमंत खंडेलवाल की टीम बनी है, उस टीम में किस तरह से किनको किसके कहने पर, योग्यता के आधार पर, चापलूसी के आधार पर या परिक्रमा के आधार पर संगठन में तवज्जो मिली है। आरएसएस का एक बड़ा मुझे जिसको तो वीटो समझ में आ रहा है देखने में। बिल्कुल, पहले प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, जिन्होंने अपने किसी कट्टर समर्थक को इस टीम में शामिल नहीं किया। मैंने पूरा टीम को देखा, कई नेताओं से बात की, तो ये एक अच्छी शुरुआत मानी जा सकती है कि हेमंत खंडेलवाल संगठन में विश्वास रख रहे हैं, न कि गुटबाजी को बढ़ावा देने में। देखिए, जब से हेमंत खंडेलवाल प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, मैंने 2-3 चीज़ें उनको लेकर ऑब्जर्व की है। हाँ। एक तो लो प्रोफाइल में रहकर आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करना उनका मकसद है, जो बात समझ में आती है। आप देखिए, कोई शोबाजी नहीं, कोई बड़ी गाड़ियों का काफिला नहीं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो अब केसरिया पूरी तरह से ओढ़ चुके हैं जी, वो जब भी कोई सत्ता या संगठन में मौका लगता है तो अपनी उपस्थिति दमदारी से पेश कर रहे हैं। मेरा तो बहुत स्पष्ट मानना है, ज्योतिरादित्य सिंधिया एक ऐसा पर्सनैलिटी है, ऐसा व्यक्तित्व है जिनके साथ उनके समर्थक आंख बंद करके कुएं में कूदने को तैयार रहते हैं। सिंधिया अपने लोगों के लिए, अपने व्यक्तियों के लिए पूरी जी जान ताकत से लगाकर अपना पक्ष रखते हैं। विन विन पोजीशन में उनको लेकर आते हैं, उनको पोजीशन दिलाते हैं। जिन्होंने मोहन यादव को बनाया उन्हीं ने हेमंत खंडेलवाल को बनाया। आप सही दिशा में जा रहे हैं आप, ठीक है। तो जिन्होंने मोहन जी पे कृपा की उन्होंने भी हेमंत जी पे कृपा की है। राम कौन है और लक्ष्मण कौन है? देखिए, आज की डेट में तो भूमिका में तो राम जो है मोहन यादव ही है। क्योंकि मोहन यादव नहीं चाहते कि प्रदेश अध्यक्ष हमको ये मिले, हाँ, तो लक्ष्मण को स्थान प्राप्त नहीं होता। इंदौर में एक जो राजनीतिक रूप से नई ताकत, नया गुट खड़ा हो गया है, मंत्री कैलाश विर्की और दूसरे गुट को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मेरा बहुत स्पष्ट मानना है कि इंदौर में भोपाल के लोग इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री उन लोगों को ताकत दे रहे हैं जो कैलाश विजयवर्गीय एंड कंपनी के विरोधी है। आज के दौर में गौरव रणदिवे जब से नगर अध्यक्ष की पोस्ट से हटे हैं, या उसके थोड़ा सा पहले मान लीजिए, एंटी कैलाश विजयवर्गीय खेमे के फेस बनकर सामने शहर की नज़रों में, होर्डिंग में, पोस्टर में नजर आने लगे हैं। एक स्थिति तो ये हो गई थी कि बीच में अभी गौरव के जब होर्डिंग पोस्टिंग लगे थे तो उसमें कैलाश विजयवर्गीय की तस्वीर, फोटो भी नहीं थी उसमें। हाँ, बिल्कुल नहीं थी कि कैलाश जी की तस्वीर गायब है गौरव के। उसमें 4 नई तस्वीर थी राजा भाई। बिल्कुल, मनोज पटेल, सावंत सोनकर, एकलव्य घोड़ और गौरव। देखिए, सबका समय आता है, ध्यान रखिए आप। हाँ, 40 साल तक कैलाश जी, रमेश, सुमित्रा महाजन, इनका एक अपना ऑरा था, छत्रप था, ठीक है। तो हमेशा किसी को एक ही अम्ब्रेला के खड़ा रहे नीचे, जरूरी नहीं कोई खड़ा ही रहे आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं समय नाउ। आज हम एक खास राजनीतिक मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भले ही भोपाल हो, सत्ता वहाँ से चलती हो, संगठन के मुखिया वहाँ बैठते हो, मुख्यमंत्री निवास वहाँ पर हो, लेकिन केंद्र बिंदु आर्थिक राजधानी इंदौर होता है। यहाँ पर जब भी कोई मुख्यमंत्री बनता है तो वो इंदौर में अपनी सत्ता काबिज करता है, इंदौर के लगातार दौरे करता है। संगठन की भी यही हालत है कि अब जो कुछ होता है वो इंदौर से ही सब कुछ चलता है। कुल मिलाकर इंदौर अब राजनीतिक राजधानी भी बनता जा रहा है। इस खास मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार राजा शर्मा जी। शर्मा जी, आपका स्वागत है। बात को हम कुछ इस तरह से शुरू करते हैं कि जो हेमंत खंडेलवाल की टीम बनी है, उस टीम में किस तरह से किनको किसके कहने पर, योग्यता के आधार पर, चापलूसी के आधार पर या परिक्रमा के आधार पर संगठन में तवज्जो मिली है। देखिए, आपने जो कहा कि इंदौर राजनीति की राजधानी बन चुकी है, ये कोई नई बात नहीं है। इंदौर राजनीति का पावर सेंटर गढ़ रहा ही है। भोपाल में चाहे हमारी संवैधानिक राजधानी हो, चाहे विधानसभा लगती हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी के लिए वल्लभ भवन मंत्रालय हो, लेकिन इंदौर की राजनीति में, प्रदेश की राजनीति में इंदौर का बड़ा दखल रहा है। इसके बड़े कारण हैं, यहाँ पे पावर सेंटर्ड पॉलिटिशियंस भी रहे हैं और एक ये आर्थिक गढ़ भी है, तो आर्थिक साधन संसाधनों का भी संचार यहाँ से होता ही है, इसमें कोई संदेह है ही नहीं, ठीक है। लेकिन जैसा आपने कहा कि टीम हेमंत खंडेलवाल जो बनी है उसमें किन किन लोगों की नियुक्तियाँ हुई है, इनके पीछे कौन लोगों का वट चला है, किन लोगों का प्रभाव चला है, कौन किसके कोटे से आए हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर तो है देखने के लिहाज से। मेरा मानना है कि इन 25 जो नियुक्तियां हुई है महामंत्री और उपाध्यक्षों को लेकर, उसमें आरएसएस का एक बड़ा मुझे जिसको तो वीटो समझ में आ रहा है देखने में। बिल्कुल,
कि इसमें यदि अपन संगठन महामंत्री हितानंद जी की बात करें तो उनकी पसंद के लोगों को काफ़ी तरजीह दी गई है, उनकी पसंद के लोगों को काफ़ी जगह दी गई है, सही बात है। क्योंकि वो संगठन को बिलोंग करते हैं, तो मोर और लेस आरएसएस के रिप्रेजेंटेटिव है ना वो संगठन में। हाँ, ठीक है। फिर यदि शिवराज जी की बात करें तो शिवराज जी के लोगों को भी एकोमोडेट किया गया है, सिंधिया के 2-3 लोगों को भी एकोमोडेट किया गया है। हेमंत खंडेलवाल ने अपने जो चॉइस के लोग हैं उनके हिसाब से, देखिए हेमंत खंडेलवाल हम सब के लिए नए हो सकते हैं नाम में, लेकिन वो संगठन के पुराने चावल हैं। वो उनको मालूम है संघ और संगठन क्या होती है, किन किन लोगों को मैनेज किया जाना चाहिए और किन किन लोगों को स्थान दिया जाना चाहिए। उन्होंने इक्वेशनली बैलेंस किया है, डिवीजन वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, कि हाँ। किस व्यक्ति को कहाँ से लिया जाए, कास्ट वाइज भी काफ़ी इक्वेशन देखी गई है। तो मुझे लगता है कि ये जो लिस्ट आई है, इस लिस्ट के अंदर ज़्यादा आपको देखो विरोध के स्वर समझ में नहीं आ रहे हैं, न सुनाई भी नहीं आ रहे हैं। आप देखिए, आप आमतौर पर क्या होता है कि जब भी कोई लिस्ट आती है, नियुक्तियां होती है, तो विरोध शुरू हो जाता है। विरोध शुरू हो जाते हैं, कहीं ना कहीं से प्रेस नोट या कहीं ना कहीं से किसी प्रकार की पत्रकार वार्ताओं के माध्यम से या अपने कमेंट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से व्यक्ति अपने गुस्से को जाहिर करता है। मेरी समझ में अभी तक ऐसा कुछ समझ में हमको। लेकिन राजा भाई, ये जो पूरी सूची है जी, इसमें पर्दे के पीछे जो पूरा जो खेल चला है जी, वो तो सबसे महत्वपूर्ण संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा जी का है, क्योंकि हितानंद जी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि उनको भी अब देर सवेर जाना पड़ेगा, और जब भी कोई नेता किसी पोस्ट से हटने वाला होता है और उसके पहले यदि कोई नियुक्तियां होती है या कोई ऑब्लिगेशन की बात आती है तो वो अपने हिसाब से सारे प्यादे फिट कर देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जब आदमी की विदाई की बेला तय होती है या ऑर्गेनाइजेशनल बदलाव में उनका नंबर आना होता है, हाँ, तो इस दौरान व्यक्ति अपने लोगों को बिठाकर ऑब्लाइज करके जाता है ताकि उनकी सत्ता में डायरेक्ट रूप से नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से दखल तो उनका बना रहे। अभी वो पोजीशन में है, पावर में है, तो लोगों को उनसे मिलने जाना पड़ता है। लेकिन सपोज कीजिए यहाँ से पावर शिफ्ट हो जाता है तो उनके जो लोग बने रहते हैं सिस्टम के अंदर, वो भी कई बार अपने आप में एक पावर सेंटर व्यवस्थाओं का हिस्सा हो जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 25 लोगों में से 12-13 लोगों में हितानंद जी का वरदस्त रहा है। यदि अपन पिन पॉइंटेड बात करें, इंदौर से यदि शुरुआत करें, तो गौरव रणदिवे मतलब नगर अध्यक्ष थे। फिर उनको हटने के बाद लंबे समय से 2-3-4 महीने से वो हाशिए पे थे। शहर की पॉलिटिकल फिजा भी एक अलग पावर सेंटर के रूप में खड़ी होती जा रही है, इसको भी आप महसूस कर रहे हैं। तो गौरव का यदि प्रदेश में महामंत्री बने हैं तो इसमें हितानंद जी का एक बड़ा योगदान है, बड़ा रोल है। और ऊपर संघ के लोग और संगठन के लोगों का अपनी जगह है, लेकिन गौरव पे बड़ी कृपा है हितानंद शर्मा जी की, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है। जहाँ तक निशांत खरे की बात करें, डॉक्टर निशांत खरे जो उपाध्यक्ष बने हैं, वो एक बहुत ही समर्पण भाव से, संगठन से आने के बाद समर्पण भाव से, कोविड के समय से ही काफ़ी समर्पण भाव से मुझे लगते हुए दिखे हुए हैं। और खासतौर से ट्राइबल बेल्ट पे उन्होंने बड़ा काम किया। वो संघ से भाजपा में डेपुटेशन पे भी आए। तो उन्होंने ट्राइबल एरिया में काफ़ी काम किया। जहाँ जिन जिन राज्यों में चुनाव हुआ वहाँ पे भी उनके रोल हमने देखा। महाराष्ट्र में भी गए, हरियाणा में भी सॉरी। तो उनका भी एक मतलब उनके उपाध्यक्ष का बनना भी शिवराज सिंह चौहान के खेमे के साथ साथ संघ का एक बड़ा रोल रहा होगा, ऐसा मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है। जयपाल सिंह चावड़ा ने भी जो है संघ से भाजपा में डेपुटेशन में आने के बाद इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के पद पर काम किया और उसके बाद उनकी बड़ी पोस्टिंग हुई है जी। और किसानों का मुद्दा इस समय बड़ा पेचीदा है जी। नहीं, जयपाल सिंह चावड़ा पे देखिए हितानंद जी और संघ दोनों का ही वरदस्त रहा ही होगा, क्योंकि मोर और लेस देखा जाए तो यहाँ से हटने के बाद वो किसी पोजीशन पे तो नहीं, इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष से हटने के बाद कोई पॉलिटिकली एक्टिव नहीं थे वो। और मुझे लगता है लंबे समय से एक मतलब आउट ऑफ फ्रेम भी थे वो। नहीं, पॉलिटिकल एक्टिव तो इस रूप में था कि महाराष्ट्र चुनाव में उनकी ड्यूटी लगी तो वहाँ गए। नहीं, वो देखिए अभी बिहार चुनाव में उनकी ड्यूटी लगी तो वहाँ गए, लेकिन वो चूंकि संघ पद्धति वाले लोग हैं तो वो अपनी स्टाइल अलग है। नहीं, एक्टिव से मेरा तात्पर्य पोजीशन पे नहीं थे। एक्टिव से पोजीशन पे नहीं थे और बड़ी पोजीशन मिली उनको। हाँ, कोई पोजीशन पे नहीं थे। विकास प्राधिकरण अध्यक्ष हटने के बाद और किसी राज्य में यदि ड्यूटी लगाई जाती है तो कार्यकर्ता की हैसियत से लगाई जाती है। हाँ, उसमें आप इंदौर के कुछ सैकड़ों कार्यकर्ता अनेक जिलों में अनेक राज्यों में काम पे गए हुए हैं अभी, बिल्कुल, वो एक अलग विषय है। लेकिन इसमें संघ और संगठन का बड़ा योगदान रहा है। प्लस चूंकि किसान मोर्चा एक पावरफुल विंग है, खासतौर से जब भारतीय किसान संघ आरएसएस की विंग है, वैसे में किसान मोर्चा का कोऑर्डिनेशन होना, इसको ऐसे भी समझिए आप कि अभी उज्जैन में लैंड पुलिंग का विषय चल रहा है। और लैंड पुलिंग के विषय में किसानों की जो नाराजगी है उसको दूर करने के लिए इनको एक ऐसा फेस तो चाहिएगा जो भारतीय किसान संघ के साथ भी बात करे, किसान मोर्चा के हैसियत से भी बात करे और उन किसानों से भी बात करे, जिसमें लैंड पुलिंग की जो नाराजगियाँ हैं वो दूर हो।
तो ये पोस्ट कोई छोटी पोस्ट नहीं है, इसको बड़ा पोस्ट का दर्जा मानता हूं मैं, क्योंकि किसान मोर्चा अपने आप में किसी भी राजनीति का एक बड़ा हिस्सा होता है। देखिए राजा भाई, एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम मैं आपको बताता हूँ जो इस टीम विजय हेमंत खंडेलवाल की बनने के बाद सामने आई है। पहले प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, जिन्होंने अपने किसी कट्टर समर्थक को इस टीम में शामिल नहीं किया। मैंने पूरा टीम को देखा, कई नेताओं से बात की, तो ये एक अच्छी शुरुआत मानी जा सकती है कि हेमंत खंडेलवाल संगठन में विश्वास रख रहे हैं, न कि गुटबाजी को बढ़ावा देने में। देखिए, जब से हेमंत खंडेलवाल प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, मैंने 2-3 चीजें उनको लेकर ऑब्जर्व की है। हाँ। एक तो लो प्रोफाइल में रहकर आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करना उनका मकसद है, जो बात समझ में आती है। आप देखिए, कोई शोबाजी नहीं, कोई बड़ी गाड़ियों का काफिला नहीं, किसी सोशल मीडिया पे भी कम एक्टिव है। सोशल मीडिया तो चलिए ठीक है, एक प्रचार प्रसार का माध्यम हो सकता है। मैं व्यक्तिगत आचरण की बात कर रहा हूँ। ज्यादा शोबाजी नहीं करते वो। उनसे मिलने जाओगे तो बहुत सहजता से उपलब्ध भी हो जाएंगे, आपसे संवाद भी करेंगे, आपसे कम्युनिकेट भी करेंगे, आपको कोऑर्डिनेट भी करेंगे, आपसे नंबर भी लेंगे। और ऐसा नहीं है नंबर केवल रस्म अदायगी के लेंगे, प्रॉपर कम्युनिकेशन भी होता है। ये एक हेमंत खंडेलवाल जी का सबसे उजला पक्ष समझ में आता है। दूसरा, हेमंत खंडेलवाल का परिवार संघ की पृष्ठभूमि में से लंबे समय से उनके पिताजी पुराने नेता रहे। बिल्कुल, तो सांसद से लेके पूरा ये बड़ी पृष्ठभूमि रही है संघ की, तो वो संघ को और संगठन को दोनों को समझते हैं। तो प्रदेश अध्यक्ष भले आज बने हो, लोकसभा चुनाव में भी उनकी भूमिका थी। हाँ, कोऑर्डिनेशन के अंदर, आपको मालूम है, ठीक है। तो जिन लोगों के लिए नाम नया है वो हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए हेमंत खंडेलवाल नए नहीं है। बिल्कुल। और हेमंत खंडेलवाल के लिए भारतीय जनता पार्टी, संघ और संगठन नया नहीं है। कई दशकों से ये इस पृष्ठभूमि में, इस वातावरण में पल भर के बड़े हुए हैं, ठीक है। जैसे आपने कहा कट्टर समर्थकों को स्थान नहीं दिया, क्या होता है, कट्टर समर्थकों के पैमाने सबके अलग अलग होते हैं। कई बार जैसे उनको बने बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ, तो हम ये नहीं कह सकते कि उनका मूल समर्थक कौन था, क्योंकि लंबे समय तक पॉलिटिकली एक मतलब लाइमलाइट की पॉलिटिक्स वो चाहते हैं तो बैतूल से किसी खास को बना सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। नहीं, देखिए राजेश भैया, उसमें समझिए आप कि इस पूरी इक्वेशन में सबसे पहले कास्ट फैक्टर, डिवीजन फैक्टर, डिस्ट्रिक्ट फैक्टर सब देखा जाता है। और उन्होंने जहाँ जहाँ में जिसको बनाया है, वहाँ के बड़े पॉलिटिशियंस को कॉन्फिडेंस में लेके बनाया होगा। क्योंकि कोई भी जब आप बॉडी बनाते हो तो अगले चुनाव तक इस बॉडी को कैरी करना होता है ना, अगले जो विधानसभा आएंगे तब तक इसको चलना होता है। हाँ। लेकिन चूंकि हेमंत खंडेलवाल एक सज्जन, सरल और संगठनात्मक रचयिता, बहुत अच्छे गुण रहस्य वाले व्यक्ति हैं, तो उनको मालूम है कि किस व्यक्ति को बनाने से पॉलिटिकली ग्रोथ कहाँ पे है और पॉलिटिकली मैसेज कहाँ पे है। तो ये आप ठीक कह रहे हो कि उन्होंने कोई कट्टरवाद पे और अपने कोई पट्टावाद पे इस लिस्ट को नहीं बनाया है। कई जगह संदेश देने के लिए जरूर इसमें राजनीति हुई है। एक और बात सामने आई है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो अब केसरिया पूरी तरह से ओढ़ चुके हैं जी, वो जब भी कोई सत्ता या संगठन में मौका लगता है जी, तो अपनी उपस्थिति दमदारी से पेश कर रहे हैं। जैसे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के 2 समर्थकों को लिया गया, तो सिंधिया के भी 2 समर्थकों को लिया गया। सिंधिया अपने साथ जो टीम कांग्रेस से भाजपा में लाए थे, उसका न केवल पूरा ध्यान रख रहे हैं, बल्कि भाजपा संगठन से तालमेल बनाने में भी मुझे ऐसा लगता है कि सफल होते जा रहे हैं। देखिए, मेरा तो बहुत स्पष्ट मानना है, ज्योतिरादित्य सिंधिया एक ऐसा पर्सनैलिटी है, ऐसा व्यक्तित्व है, जिनके साथ उनके समर्थक आंख बंद करके कुएं में कूदने को तैयार रहते हैं जी। उदाहरण के तौर पे समझिए आप, जब 2020 में कमलनाथ जी की सरकार गिरी थी जी, उस समय सिंधिया के साथ चलती गाड़ी से उतरे थे वो लोग। हाँ। और एक नहीं, 20 से अधिक संख्या में चलती गाड़ी से उतरे थे। उनको मालूम था कि हमारा भविष्य अधर में हो सकता है, अंधकार में हो सकता है। सिंधिया तो चलो बड़े व्यक्ति हैं, उनको तो एकोमोडेट कर लिया जाएगा। हमको अगली बार टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हम जीतेंगे कि हारेंगे, क्योंकि मिड टर्म पोल हो चुके थे ना जब सरकार गिरी थी, तो उस समय ठीक है उन क्षेत्रों के अंदर। तो इस परिस्थितियों में भी सिंधिया के साथ वो लोग खड़े रहे जो सिंधिया से जुड़े हुए हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि सिंधिया अपने लोगों के लिए, अपने व्यक्तियों के लिए पूरी जी जान ताकत से लगाकर अपना पक्ष रखते हैं। विन विन पोजीशन में उनको लेकर आते हैं, उनको पोजीशन दिलाते हैं, फिर उनको दिल्ली से लेकर भोपाल तक किसी भी व्यक्ति से लड़ना पड़े, भिड़ना पड़े, तैयार रहते हैं। तो मेरी नज़र में शिवराज हो या आज की डेट में कोई भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश का राजनेता हो, सबसे मजबूत संगठनात्मक दृष्टि से अपने लोगों के लिए लड़ने वाले का नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया है। इसलिए सिंधिया अपने लोगों को अपनी पोजीशन दिलाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इसके काउंटर पार्ट पे जो विषय ये है
हाँ। कि सिंधिया जिस पोजीशन पे आए थे, जब मैंने कहा था महाराज भाजपा और शिवराज भाजपा की सरकार है, तो जब महाराज जिस पोजीशन पे आए थे उसकी पोजीशन में उनकी संख्या डाउन हो गई। अब देखिए आप, अच्छा, इसलिए इससे डाउन हो गई कि जब 2020 में चुनाव हुए थे तो जितने लोग चुनाव लड़े थे उसमें से 7-8 आ गए थे। हाँ। ठीक है, फिर जब 2023 में चुनाव हुए तो आधों का टिकट कट गया और आधे हारे। फिर मंत्रिमंडल की बात करो तो सिंधिया के 2-3 लोगों को मंत्रिमंडल मिला। हाँ। तो अब देखिए उनकी पोजीशन, वो लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, उनका चरित्र है, लेकिन कितना मिल पा रहा है ये भी अब आपको देखना पड़ेगा। हाँ। कि उस समय बीजेपी के लेने के भाव अलग थे, देने के अलग थे। बीजेपी के बारे में तो ये कही जाता है कि उनको जब जरूरत होती है तब वो पूछपरछ करते हैं और बाद में फेंक देते हैं। तो मैं तो आपको कहता ही हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लेने के भाव अलग होते हैं, देने के भाव अलग होते हैं। हाँ। जब भाजपा को आपकी जरूरत होगी तो आपको पूरा भाव देंगे, जब आपकी जरूरत कम होती है तो उसके हिसाब से भाव देते हैं। हाँ। वो आपकी उपयोगिता के हिसाब से आदमी को उपयोग करते हैं। अब देखिए आज इस लिस्ट में भी 2 नाम हैं। हाँ। ठीक है, प्रोपोर्शनेट रेशो में देखा जाए तो 2 नाम बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, लेकिन सिंधिया की जो पहले पोजीशन थी वो बीजेपी में कमजोर हो गई। आप ध्यान रखिए आप। ये बात तो बिल्कुल सही है राजा भाई। ये संगठन की नियुक्तियों को लेकर जो हम बात कर रहे थे, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि इंदौर में एक जो राजनीतिक रूप से नई ताकत, नया गुट खड़ा हो गया है या किया जा रहा है, तो मंत्री कैलाश विर्की और दूसरे गुट को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मेरा तो बहुत स्पष्ट मानना है कि इंदौर में भोपाल के लोग इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री उन लोगों को ताकत दे रहे हैं जो कैलाश विजयवर्गीय एंड कंपनी के विरोधी है। मैं स्पष्ट रूप से इस बात को लिखते भी आ रहा हूँ, बोलते भी आ रहा हूँ, कहते भी आ रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड के अंदर। मैं नामजद बात करता हूँ, गौरव रणदिवे कैलाश विजयवर्गीय खेमे की पैदाइश रहे हैं पॉलिटिकली। हाँ, एबीवीपी के जमाने से बात करो बिल्कुल। ठीक है, और कैलाश विजयवर्गीय एंड कंपनी ने उसको जहाँ जहाँ मौका मिला अवसर देखे प्रोग्रेसिव। आज के दौर में गौरव रणदिवे जब से नगर अध्यक्ष की पोस्ट से हटे हैं, या उसके थोड़ा सा पहले मान लीजिए, एंटी कैलाश विजयवर्गीय खेमे के फेस बनकर सामने शहर की नज़रों में, होर्डिंग में, पोस्टर में नजर आने लगे हैं। एक स्थिति तो ये हो गई थी कि बीच में अभी गौरव के जब होर्डिंग पोस्टिंग लगे थे तो उसमें कैलाश विजयवर्गीय की तस्वीर, फोटो भी नहीं थी उसके अंदर। उस पर हाँ, मैंने बिल्कुल लिखा नहीं था कि कैलाश जी की तस्वीर गायब है गौरव के। उसमें 4 नई तस्वीर थी राजा भाई। बिल्कुल, मनोज पटेल, हाँ, सावंत सोनकर, एकलव्य गौड़ और गौरव रणदिवे। तो ये भाई पॉलिटिकल इक्वेशन में अपन बात करें तो ये जो चौकड़ी है, हाँ। ये एक नई युवाओं की जो चौकड़ी है वो खड़ी हो रही है। देखिए सबका समय आता है, ध्यान रखिए आप। हाँ। 40 साल तक कैलाश जी, रमेश जी, सुमित्रा महाजन, इनका एक अपना ऑरा था, छत्रप था। ठीक है, तो हमेशा किसी को एक ही अम्ब्रेला के खड़ा रहे नीचे, जरूरी नहीं कोई खड़ा ही रहे आपके साथ। उसका कितना समर्पण आपके साथ है, कितना डेडिकेशन है, कितने समय तक खड़ रहे हैं, ये देश काल परिस्थिति और आपका खुद का व्यवहार भी तय करता है। ये ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका उस व्यक्ति को एकोमोडेट करने की कितनी क्षमताएं रह गई, आपका दिल कितना बड़ा है कि उसको आप संभाल के रख रहे हो और कितने लंबे समय तक रख रहे हो। सपोज कीजिए कोई पॉलिटिकल क्लैशेस होते हैं, हाँ। पॉलिटिकल क्लैशेस के कारण हित टकराते हैं, तो फिर हर व्यक्ति इंडिपेंडेंट है इधर से उधर जाने के लिए। ये राजा भाई ईगो और महत्वाकांक्षा के कारण होता है। बिल्कुल, देखो महत्वाकांक्षा, ईगो प्लस मेरा खुद का रिस्पॉन्स कैसा है आपको एकोमोडेट करने में, मेरी अम्ब्रेला के नीचे रखने में, और मैं आपको कितना इंटरटेन कर पा रहा हूँ। तो देखिए मनोज पटेल को लेकर तो सीधी सीधी बात है, कभी कैलाश जी के साथ रहे नहीं वो। हाँ, मतलब बहुत कम रहे हैं, बाकी सुमित्रा महाजन के ही खेमे में रहे वो। और ताई और भाई तो इस शहर में 40 साल से स्टेब्लिश रहे हैं कि ताई और भाई के 2 खेमे रहे हैं। ठीक है, तो एकलव्य गौड़ का भी वैसे ही है। एकलव्य गौड़ तो देखिए, अभी मेरा ये मानना है, एकलव्य गौड़ को मैं कोई पावर सेंटर नहीं मानता हूँ, ये ध्यान रखिए आप। मतलब वो मालिनी गौड़ जी के पुत्र हैं। मालिनी गौड़ निहायत सज्जन, सरल और डिसेंट लेडी है इस शहर की पॉलिटिशियन में, जिन्होंने इंदौर को बतौर महापौर के नाम पे काफी देश और दुनिया में नाम गौरवान्वित किया और स्वच्छता के मामले में लीड ली। हाँ, लगातार 5 साल। और कोई एक सिंगल % का न्यूसेंस मालिनी भाभी को लेकर नहीं है, कभी अफसरों से उनका टकराव भी नहीं है। तो उनके प्रति जो आदर है ना शहर का, वो बड़ा हाईली रिगार्ड है, जैसे ताई जी के प्रति भी है। हाँ, ताई जी के प्रति भी शहर का बड़ा आदर है। पॉलिटिकली अपनी क्वेश्चन अलग जगह है, मैं सिटीजन एंगेजमेंट की बात कर रहा हूँ। पूरा शहर आदरणीय सुमित्रा महाजन ताई जी को बहुत आदर के साथ कैरी करता है, बहुत रिस्पेक्ट करता है। ताई जी का अपना एक आचरण रहा है, उन पर एक आने का डेंट नहीं है। वैसे ही मालिनी भाभी को लेकर है, बहुत ही सरल, बहुत ही विनम्र और बहुत ही सबको एकोमोडेट करने वाली पॉलिटिशियन है।
लेकिन उनके पुत्र एकलव्य गौड़ कोई पावर सेंटर नहीं है, ये ध्यान रखिए आप। हाँ। एकलव्य गौड़ छोट मोट जो न्यूसेंस करते हैं उससे सुर्खियों में बने बने रहना चाहते हो, लेकिन पावर सेंटर के रूप में नहीं है। लेकिन यदि कोई ताकतवर लोग साथ मिल जाएं, जैसे अभी गौरव मिल गए, या विधायक के रूप में मनोज पटेल हैं, या सावन सोनकर हैं, तो फिर वो उस ग्रुप का हिस्सा हो सकता है। एकलव्य कोई मेरी नज़र में पावर सेंटर नहीं है। और इसके अलावा इंदौर की राजनीति में क्या आपको लगता है कि और क्या बदलाव आएगा नहीं, बदलाव तो क्या, देखिए आप हर परिस्थिति वाइज आप बात करें तो विधानसभाओं में आपको जब चुनाव में टिकट मिलते हैं तो उसके बाद समीकरण बदल जाते हैं। कौन अंदाज लगा रहा था कि गोलू शुक्ला आके 3 नंबर विधानसभा में राजनीति करेंगे, 1 नंबर के लोग थे वो। हाँ। तो एक टिकट पूरी इक्वेशन बदल देता है। अब 1 नंबर विधानसभा की अपन बात करते हैं, जितने लोगों को घुंघरू बंधे हुए थे विधानसभा में चुनाव लड़ने के, सबके घुंघरू टूट गए। और अगली बार जरूरी के घुंघरू बंधे रहेंगे, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय चाहेंगे, कोशिश करेंगे कि मेरे पुत्र को टिकट मिल जाए वहाँ पे। अच्छा, ये स्वप्निल कोठारी, संजय शुक्ला, विशाल पटेल जो कांग्रेस से भाजपा में आए थे, ये तो देखते ही रह गए। देखिए एक बात ध्यान रखिए आप, जो लोग जरूरत के हिसाब से आए थे उनकी खुद की कन्वीनियंसी हुआ करती थी, ध्यान रखिए। हाँ। ठीक है, सिंधिया बार्गेनिंग पोजीशन में आए थे, ये बार्गेनिंग हाँ। पोजीशन में नहीं आए, ये अपनी कन्वीनियंसिंग के लिए आए कि हमारी दुकान भी चलती रहे, हमारा साम्राज्य भी बना रहे। इनको भाजपा की जरूरत थी, भाजपा को इनकी जरूरत नहीं थी। बिल्कुल नहीं थी, इनको भाजपा की जरूरत थी, सीधी सीधी बात है। उस समय सिंधिया एंड कंपनी को, भाजपा को उनकी जरूरत थी, इसलिए सिंधिया एंड कंपनी को कैरी किया। आज की डेट में जिन्होंने आप नाम गिना रहे हो, उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है, उनके छत्र छाया की जरूरत है, उनके प्रोटेक्शन की जरूरत है, इसलिए भाजपा में आए हुए हैं। कांग्रेस की नजरिए में जी विभीषण कहे जाने वाले अक्षय कांति बम इंदौर के राजनीति के, उनका भी कहीं कुछ नहीं हुआ। होना क्या, चलिए बताइए आप। पोस्ट तो मिलने से रही, इतना जरूर है कि प्रोटेक्शन मिल जाता है किन लोगों का, भजन भोजन भंडारे वालों का। नहीं तो, लेकिन उन्होंने तो बगावत की, विभीषण का रोल किया उससे क्या कांग्रेस होता है, के साथ। उससे क्या होता है, तब देखिए भी नाम नहीं देगी भाजपा। किस बात का, भाजपा को जरूरत नहीं थी क्या सुनिए, उनकी, बगावत की। माफ कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी को उस बगावत की जरूरत भी नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी तो इस सीट को ऐसे भी 4-5 लाख से जीती रही थी। हाँ। ठीक है, तो बगावत की जरूरत तब पड़ती है जब लगता है कि ये सीट हम हार रहे थे और आप हमको तोड़ के ले आए। मैंने उस समय भी लिखा कि ये तो शंकर ललवानी पर डेंट लग गया। हाँ, कि भारतीय जनता पार्टी की जो बिना लड़े जीत गए, बिना लड़े जीत गए। और जो लोग तोड़ के लाए, मेरा तो घोर विरोध था उस समय भी लिखित के अंदर, की जरूरत क्या थी ये सब करने की। हाँ। और ये डेमोक्रेसी के अंदर एक नई परंपरा आप लोगों ने चालू कर दी है। इनको लग रहा था हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, कोई बड़ा काम नहीं था, उसको आपकी जरूरत थी इसलिए आ गया वो गद्दारी में आपके साथ। हाँ। उसको भाजपा की जरूरत होगी, भाजपा को उसकी जरूरत ही नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी तो वैसे ही भी वो सेफ साइड में 3-4 लाख से वोटों से चुनाव जीती रही थी। ठीक है, तो आप बात वहां कीजिए ना जहां आपकी जरूरत हो। तो ये जितने भी गद्दार प्रवृत्ति के जो लोग हैं उसमें यह देखा जाएगा कि आपकी जरूरत भाजपा को कितनी थी। बिल्कुल सही कहा आपने। एक और महत्वपूर्ण बात ये सामने आई है कि इन दिनों सांसद सुमेर सिंह सोलंकी का नाम राजनीति में बड़ा तेजी से चमक रहा है। सांसद होने के बावजूद उन्हें महत्वपूर्ण संगठन में पद दिया गया। और मैं समझता हूँ कि जो भाजपा हमेशा नया नेतृत्व तैयार करने के लिए हर दिशा में रहती है अग्रसर, तो सुमेर सिंह के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, सुमेर सिंह जी का नाम प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी चला था, ऐसा माना जा रहा था इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। और चूंकि उनकी पृष्ठभूमि बड़ी प्रोफेसर टाइप के और वो थोड़े से पढ़े लिखे हैं, ऐसा उनका बैकग्राउंड भी है ना। ठीक है, संघ पृष्ठभूमि के भी हैं, तो ऐसा माना जा रहा था कि प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं। लेकिन वो सब इक्वेशन जो है ट्राइबल बेल्ट को देखते हुए है, निमाड़ वाले उस बेल्ट को देखते हुए कौन कहाँ रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, उस हिसाब से उनको ये पोजीशन दी गई है। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के समय उनका नाम सुर्खियों में था, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इस टीम का सत्ता और संगठन का जो तालमेल होना चाहिए, उसको लेकर आपको क्या लग रहा है कि हेमंत खंडेलवाल और मोहन यादव में तो जबरदस्त जो है वो गठबंधन है, तो उनकी टीम और सरकार? गठबंधन नहीं है, वो यसमैन है। गठबंधन कौन तो यसमैन है? हेमंत खंडेलवाल। हेमंत खंडेलवाल जी, मोहन यादव के। अच्छा मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, हेमंत खंडेलवाल मोहन यादव के यसमैन हैं। तो ये राजनीति में अच्छा है या? वो यसमैन इस लिहाज से है कि ये हेमंत खंडेलवाल की नियुक्ति के समय जिन लोगों का बड़ा योगदान है वो सब आप ये मान के चलिए कि संगठनात्मक एक ही धारा के लोग हैं वो। ठीक है, जिन्होंने मोहन यादव को बनाया उन्हीं ने हेमंत खंडेलवाल को बनाया। आप सही दिशा में जा रहे हैं आप। ठीक है, तो जिन्होंने मोहन जी पर कृपा की उन्होंने भी हेमंत जी पर कृपा की है। और मोहन जी चाहते यही थे कि सत्ता और संगठन की दो धुरी न रहे, मुझे यशमैन प्राप्त हो जाए।
जैसे शिवराज सिंह को नंद कुमार सिंह चौहान मिले थे। यस एग्जैक्टली राजेश भैया, बिल्कुल सही जा रहे हो। मैं उसी शब्दों पे आ रहा था कि जैसे शिवराज जी को नंद कुमार चौहान मिले थे, वो हमेशा यशमैन हुआ करते थे, वैसे ही वो प्रभात झा मिले थे तो उनकी रवानगी करा दी बिल्कुल थी। रवानगी करा दी, उनको मालूम। यस, तो जो विरोधाभास वाला जब भी कोई व्यक्ति मिलेगा हाँ। तो उस परिस्थिति में आप ये मान के चलिए कि फिर सत्ता संगठन में तालमेल नहीं रहेगा। हाँ। अभी हेमंत जी इनके यसमैन हैं, लेकिन हेमंत जी यसमैन हो सकते हैं, ये एक अलग इक्वेशन है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हेमंत जी संगठन के जानकार हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में कई चीज़ों पर सहमति न हो जो मोहन जी चाहते हों, ऐसा मेरा अनुमान है, क्योंकि संगठन का गहरा जानकार है और बहुत ही अच्छे ताकतवर पृष्ठभूमि से हैं। तो ये भाजपा के जो नए राम लक्ष्मण हम देख रहे हैं, जी। इसमें राम कौन है और लक्ष्मण कौन है? देखिए आज की डेट में तो भूमिका में तो राम जो है मोहन यादव ही है, क्योंकि मोहन यादव नहीं चाहते कि हाँ। प्रदेश अध्यक्ष हमको ये मिले, हाँ। तो लक्ष्मण को ये स्थान प्राप्त नहीं होता, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में सीएम की भूमिका बड़ी होती है, यदि अपन प्रदेश लेवल से बात करें तो। लेकिन दिल्ली तय कर ले कि नहीं उत्तर दक्षिण देना है, ताकि सत्ता और संगठन में तालमेल भी बना रहे और सत्ता और संगठन में एक बैलेंस भी बना रहे। तो मैं जैसा लिखता हूँ, मेरा एक परमानेंट कोट है कि संगठन को भी सत्ता का मोतियाबिंद हो चुका है, हाँ संगठन भी सत्ता की गोद में बैठ चुका है। बिल्कुल। इसलिए संगठन से बहुत ज़्यादा उम्मीदें इसलिए नहीं होती है कि चेक एंड बैलेंस करेंगे वो, क्योंकि वो खुद सत्ता की गोद में बैठ जाते हैं जाकर, और उनको सत्ता का मोतियाबिंद हो चुका है, और जो व्यक्ति गोद में बैठ जाता है वो बड़ा नहीं हो सकता। देखा आपने अभी कि हमने किस रोचक अंदाज में और नए मुद्दों पर हेमंत खंडेलवाल की टीम को लेकर बात की। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए समय नाउ। धन्यवाद। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।